अब ये जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं कि मैं ये ख्याल नहीं करता हूं कि सोशल कॉन्सिक्वेंसेस वहां पर क्या होंगे, इम्पैक्ट क्या होगा। मैं तो सिर्फ पैसा बनाना जानता हूं और मैं पैसे के लिए ही काम करता हूं। करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, ईमानदारी से ये बात कह रहे हैं। लेकिन ये जॉर्ज सोरोस का जिक्र मैं कर क्यों रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले 2020 में उन्होंने एक बयान दिया था एनआरसी और सीए के मुद्दे पर, उस पर हम नहीं जाते। हालिया एक बयान आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान आया है। मेरा ख्याल से उस पर हमारा इंटरनल इश्यूज है, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन माननीय जॉर्ज सोरोस जी क्या कह रहे हैं जिस पर विवाद हुआ है। जॉर्ज सोरोस साहब ने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में और भारतीय डेमोक्रेसी के बारे में कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इज कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक। अब ये जॉर्ज सोरोस जो कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, जरा सुनिए और क्यों कह रहे हैं। आज इसी को डिकोड करेंगे फिरोज भाई के साथ, क्यों कह रहे हैं जरा सुनिए। फिर जॉर्ज सोरोस क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में, बोलिए। And business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and the stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. अदानी साहब मैनिपुलेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप हैं। अच्छी बात है, इनको बोलना चाहिए। लेकिन जॉर्ज सोरोस क्यों बोलेंगे भाई? उनका क्या लेना देना हमारे भारत से, और वो भी प्रधानमंत्री के बारे में। और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली जो है इलेक्टेड तो हैं लेकिन प्रधानमंत्री डिक्टेटर हैं। इसके पहले भी कहा था जब सीए और एनआरसी की बात आई थी। लेकिन जरा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात बताता हूं, ध्यान रहे। मैं कोई नरेंद्र मोदी की ना तारीफ कर रहा हूं, ना उनके समर्थन के लिए खड़ा हो रहा हूं। आज हमारा जो विषय है वो सिर्फ जॉर्ज सोरोस है। तो जॉर्ज सोरोस के बारे में एक और एजेंसी क्या करी है, वो क्यों कह रहे हैं। तो अलग अलग देशों के प्रधानमंत्रियों की या उनके राष्ट्राध्यक्षों की जो रेटिंग्स है उनके अपने देश में, वो क्या रेटिंग्स है वो हम आपको बताते हैं। जरा सा वो रेटिंग्स क्या है उनके बारे में जॉर्ज सोरोस कुछ नहीं कह रहे हैं। इसी को डिकोड करेंगे फिरोज भाई के साथ। ये नहीं है, दूसरा वीडियो आप दिखाइए जरा सा, जिसमें जॉर्ज सोरोस रेटिंग्स बतला रहे हैं। रेटिंग्स बताइए प्लीज। हाँ, या इसको प्ले कीजिए। Global Leader Global Ratings. Latest ratings from Morning Consult. An overwhelming majority of Indians, 79%, approve of their Prime Minister, highest among all these leaders. Now compare him with the leaders of other nations. Joe Biden, 52% of Americans disapprove of him. Pedro Sanchez, Spain, 60% of Spaniards disapprove of him. Olaf Scholz, Germany, 61% of Germans disapprove of him. Jonas Gahr Støre, Norway, only 22% of Norwegians approve of him. That's how hollow these Western democracies are. These Western leaders do not even represent the true collective democratic voice of their own country. फिरोज भाई, अब यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं आपसे बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए। मैं हैरान हूं फिरोज भाई, जर्मनी में वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उनको लोग डिसअप्रूव कर रहे हैं, अमेरिका में जो बाइडेन को कर रहे हैं, स्पेन में कर रहे हैं, जर्मनी में कर रहे हैं, नॉर्वे में कर रहे हैं। सबका हमने एक डाटा आपको दिखाया। जॉर्ज सोरोस की दिलचस्पी क्या है भारत के बारे में? जो परसों भी हमारी बात हुई थी, एसेंशियली इट इज अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। मैं मोदी जी के पक्ष में इस मुद्दे पे तो खड़ा हूं, बहुत सारे मुद्दे पे मैं मोदी जी के विरोध में, जैसे कांग्रेस के टाइम में भी हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दे कांग्रेस के विरोध किए थे। हम जैसे आंदोलनकारी है और जो हमको लगता है कि जो देश हित में बातें हैं और जहां भी जो पार्टी या जो सरकार उसके विरोध में जा रही है उसके खिलाफ हम लोग बोलते हैं। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। आज का भी आप वोटिंग देख लीजिए और आप हमारी जो सुबह बात हुई थी
कि G20 हो रहा है, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के लीडर यहाँ है, मगर आज भी हम लोगों ने एंटी रशिया जो वोट हुआ यूएन में उस पे हम लोगों ने एब्सटेन किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो यहाँ स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ कि बेसिकली मोदी इज फॉलोइंग नेहरूज फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। और नॉन अलाइनमेंट का मुद्दा यही था कि ना हम लोग ये पोल के साथ है ना वो पोल के साथ है, हम लोग हमारा नेतृत्व खुद करेंगे। और खास करके जो ग्लोबल साउथ था, जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से आजाद हो रहा था, उनको हम लोग नेतृत्व दे रहे थे और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वहां से खड़ा हुआ था। तो उसका आज रेलेवेंस, पॉलिटिकल रेलेवेंस आपको फिर से दिख रहा है। दूसरा, अमेरिका का रोल देखो या यूके का रोल देखो, उनकी बहुत बातें स्पष्ट है। जैसे 1 साल पहले सूडान को उन्होंने एक आतंकवादी देश करार किया था और उन पे सैंक्शन लाए थे। बस जिस दिन सूडान ने अपने अधिकार सरेंडर कर दिए और इजराइल के खिलाफ जो वो खड़ा था, इजराइल को मान्यता दे दी, उसके बाद सूडान अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो चुका है। तो अगर आप हमारे पक्ष में हो तो आप डेमोक्रेसी हो, आप हमारे विरोध में हो तो फिर अनडेमोक्रेटिक वगैरह 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 उनकी एक नैरेटिव चलती है। पॉइंट ये है, और एक बात बोल दूं कि ये 1 साल रशिया का वॉर का 1 साल नहीं हुआ है, ये लगातार 2014 से आज 9 साल वो वॉर को हो चुके हैं। और इसके बीच में पॉइंट इज दैट इंडिया के साथ जो बिट्रेयल अफगानिस्तान में हुआ, उसके बाद इंडिया ने रिकरेक्ट किया हमारे पूरे फॉरेन पॉलिसी को कि पूरा का पूरा अमेरिकन कैंप में जाके हम अपने देश को एक बहुत खतरनाक पोजीशन में ले आए हैं। इसको भी रीवर्क करना है और वो रीवर्किंग पोस्ट अफगानिस्तान, पोस्ट यूक्रेन हमारा चल रहा है। तो म्यूनिक के कॉन्फ्रेंस में जो जॉर्ज सोरोस ने भारत के बारे में जो कमेंट्स पास किया, और सिर्फ भारत के बारे में नहीं, चीन के बारे में, रशिया के बारे में, पुतिन के बारे में, उन्होंने सब देशों को, ईरान के बारे में, सीरिया के बारे में, ये सब देशों को टारगेट किया है जो आज अमेरिका को चुनौती दे रहे या अमेरिकन कैंप में फुल होलसेल जाने के लिए तैयार नहीं है। तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो फरवरी में हुई थी जर्मनी में, वहां उन्होंने रशिया, चाइना, ईरान, सीरिया, बेलारूस, म्यांमार और इंडिया, ये सबको उन्होंने टारगेट किया था। इनके कोई डेमोक्रेसी के मापदंड कुछ खास है नहीं। भी जॉर्ज सोरोस का मुद्दा यह है कि जैसे आपने सही बात की, वो एक तो करेंसी स्पेकुलेशन में पैसे बनाते हैं। उन्होंने मलेशिया को लगभग 2007-8 में तो बर्बाद कर दिया था ये खेल के। वहां के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा सोरोस को कि भाई वी विल नॉट टेक टू इंटरवीन इन अ कंट्री। ठीक है। दूसरा है कि वो कौन से प्लेटफॉर्म से ऑपरेट करता है। उसका प्लेटफॉर्म है ओपन सोसाइटी। ये बहुत अच्छे अच्छे शब्द लाते हैं। ओके, तो ओपन सोसाइटी करके है, ये यूएस एनजीओस का एक पूरा 3-4 बड़े एनजीओस है जो सीआईए के साथ काम करते हैं। एक है यूएस एड, नाम देखो एड, तो देश को बर्बाद करेंगे, बाद में यूएस एड जाके अनाज बांटेगी, कपड़े बांटेगी, दवाई बांटेगी, ये यूएस एड का काम है। ठीक है, तो यूएस एड। दूसरा जो एक एनजीओ है उनका नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी फैलाने का जो अमेरिका का जो टेंशन है कि पूरे दुनिया में बम से मार मार के डेमोक्रेसी फैलाते वो लोग, जिसके पीछे बाद में अलकायदा और आईसिस जैसे आतंकवादी संगठन खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यूएस एड, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ओपन सोसाइटी, और एक है नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट करके और एक एनजीओ है जो ये, और एक इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट भी है, डेमोक्रेटिक पार्टी का भी, रिपब्लिकन पार्टी का है, जो अलग अलग स्वरूप से वो सीआईए के साथ काम करते हैं। इनफैक्ट जो एलन वाइंस्टाइन है, जो को फाउंडर है नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी के, उन्होंने हाल ही में ये बात बोली थी, अ लॉट ऑफ व्हाट वी डू टुडे वाज डन कोवर्टली 25 years ago by the CIA। मतलब जो काम आज हम लोग कर रहे हैं डेमोक्रेसी फैलाने का, वो 25 साल पहले CIA ये कोवर्ट ऑपरेशन से करती थी, आज हम लोग खुलेआम कर रहे हैं। और उसके आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूं। एक है, पहला एग्जाम्पल आप देखिए लिबिया का। ठीक है, और सोरोस इज पार्ट ऑफ द क्लिंटन गैंग, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, और उसमें मैं और एक नाम जोड़ूंगा, जेफरी एप्स्टाइन, क्योंकि कल और एक सुसाइड सो कॉल्ड केस हुआ है, जो जेफरी एप्स्टाइन केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जो जेफरी एप्स्टाइन के साथ जुड़ा था। तो उसका सुसाइड बोल रहे कि उसने अपने आप को झाड़ से बांध दिया खुद, और बाद में उसे तो जॉर्ज गैलोवे का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है 1.5 मिनट का, मुझे आपको भेजना चाहिए था। तो पॉइंट इज के ये पूरा जो क्लिंटन क्रिमिनल कबॉल है, बाइडेन को तो होश नहीं चलने के अपने आप, वो क्या व्हाइट हाउस चलाएगा। बाइडेन को कौन चला रहा है? वो क्लिंटन लॉबी, ओबामा लॉबी चला रही है,
और ये क्लिंटन और ओबामा के टाइम पे सबसे ज्यादा वॉर्स हुए। ट्रंप ने तो एक भी वॉर नहीं की। ट्रंप ने जो बर्बादी की पैलेस्टाइन वगैरह में अलग बात, मगर ट्रंप ने कोई नई वॉर नहीं चलाई। इसलिए ट्रंप ने बोला भाई निकल जाओ, वी कैन नॉट अफोर्ड। और बाइडेन ने आते ही यूक्रेन में जो 2014 में जो पूरा वॉर का सिलसिला ओबामा ने शुरू किया था, बाइडेन ने आते ही वो वॉर को एकदम आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, सो द पॉइंट इज के जॉर्ज सोरोस का जो रोल है आपको लिबिया में दिखेगा हिलरी क्लिंटन के साथ। और हिलरी क्लिंटन का एक वीडियो है गद्दाफी को लेकर, वी केम वी सॉ वी कॉन्कर्ड, मतलब बेसिकली वी किल्ड हिम। उनको कोई ओसामा बिन लादेन 10-10 साल तक नहीं मिला, मगर सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया, गद्दाफी को सड़कों पे मारा है इन्होंने। ओके, और बिन लादेन नहीं मिलता, आईसिस का अल बगदादी नहीं मिलता। मैं कभी उस पर प्रोग्राम करूंगा आपके साथ कि किस प्रकार से आईसिस को सीआईए ने, सऊदी ने, इजराइल ने, ये सब लोगों ने मिलकर चलाया है। अभी आप देखेंगे कि सोरोस का जो रोल है व्हाइट हेलमेट्स को सपोर्ट करने में सीरिया में एक सो कॉल्ड एनजीओ है व्हाइट हेलमेट्स, जो वॉर सिचुएशन में सबको मदद करती है। दिन में व्हाइट हेलमेट्स है, रात को वो लोग अल कायदा है जबत अल नुसरा, अल कायदा के नाम बदलकर जबत अल नुसरा करके ऑपरेट हो रही है सीरिया में। और यहां तक अमेरिका ने एक बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोल दिया था आईसिस एक्सट्रीम है, अभी हमको जबत अल नुसरा अल कायदा के साथ काम करना चाहिए आईसिस को हराने के लिए। तो रशिया बोला आप लोग पागल हो गए, आप लोग क्या बोल रहे हो भाई। ओके, तो जॉर्ज सोरोस फंड्स दी व्हाइट हेलमेट्स। और एक ब्रिटिश पत्रकार है वैनेसा बिली, वो मेरी बड़ी बहन जैसे, मैं उसको पर्सनली जानता हूं। उसके फादर ब्रिटिश एम्बेसडर इजिप्ट में, उसका बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग इलाके को लेकर। तो व्हाइट हेलमेट्स को लेकर वैनेसा बिली ने बहुत सारे फैक्ट्स उजागर किए हैं, ऑल द वे गोइंग टू द मोनार्की। मतलब ब्रिटिश रॉयल फैमिली कैसे इन्वॉल्व है ये पूरे सीरिया के बर्बादी में अल कायदा और आईसिस के साथ, ये बताते हैं। ठीक है।